Hello everyone, this is Vishal Vinchankar. I have created this video for legal awareness only. This is not a case specific advice that has been given in this video. तो ये वीडियो में आप जानेंगे कि डीवी विच इज़ डोमेस्टिक वायलेंस केस को फास्टर कैसे फाइट किया जाए. So, if you are a husband or a family member fighting a false domestic violence case, follow the 6 golden rules given in the next slides. अगर आप हस्बैंड या हस्बैंड के कोई भी फैमिली मेम्बर्स है और एक फॉल्स डोमेस्टिक वायलेंस केस फाइट कर रहे हैं तो आगे दिए हुए 6 गोल्डन रूल्स आप डेफिनेटली ध्यान में रखिए, जिसको यूज़ करके आप कोई भी डोमेस्टिक वायलेंस केस फास्टर तरीके से कंप्लीट कर सकते हैं. सबसे पहला रूल, ऑलवेज फाइट डीवी केस एज एग्रेसिव एज पॉसिबल टू अवॉइड मेंटेनेंस बीइंग ग्रांटेड इन द फेवर ऑफ वाइफ. इसका मतलब है कि आपको डीवी केस हमेशा एग्रेसिवली फाइट करना है. इसका मतलब है आपको हर एक दिन जाना है, कुछ ना कुछ जो भी पेंडिंग स्टेट है केस की, अगर आपको एप्लीकेशन का रिप्लाई फाइल करना है, अगर आपको कोई एप्लीकेशन नहीं फाइल करना है, आर्ग्यूमेंट फाइल करना है, कोई भी डॉक्यूमेंट फाइल करना है, तो उसे बिना देर किए जल्द से जल्द फाइल करना चाहिए. जैसे कि फॉर एन एग्जांपल आपका जो इंटरिम मेंटेनेंस एप्लीकेशन अगर इसमें वाइफ ने फाइल किया है तो आपको एफिडेविट विच इज़ इनकम एफिडेविट फाइल करना बहुत मैंडेटरी होता है. तो हमेशा इनकम एफिडेविट विद ऑल द सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स और चीज़ें फाइल करना ज़रूरी है. सेकेंड थिंग इज़ focus on getting the case dismissed as soon as possible by following the suggestions given on the next slide. मतलब ये केस जैसे ही शुरू होती है और जैसे ही पहली बार आप या आपकी फैमिली मेम्बर्स कोई अपीयर होता है तो हमेशा फोकस करना चाहिए कि डीवी केस को कैसे जल्द से जल्द डिसमिस करना चाहिए या उसे कैसे जल्द से जल्द क्वैश करना चाहिए. इसके सजेशन नेक्स्ट स्लाइड्स में दिए हैं. नेक्स्ट थिंग, फाइट मेंटेनेंस एप्लीकेशन फाइल्ड विद एवरी पॉसिबल हेल्प दैट यू कैन गेट. इसका मतलब है कि इसमें सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट आपको मेंटेनेंस की एप्लीकेशन को फाइट करना ज़रूरी है, क्योंकि ज़्यादातर की डीवी एप्लीकेशंस फॉल्स होती है. उनमें ज़्यादातर के जो भी एलिगेशंस वाइफ ने डाले हुए रहते हैं वो एग्जैजरेटेड रहते हैं, ज़बरदस्ती बढ़ा चढ़ा के डाले हुए रहते हैं उनके खुद के सजेशंस या किसी और के सजेशंस लेके, और इस पे वाइफ सिर्फ मेंटेनेंस पे ही जनरली ज़्यादा फोकस करती है. तो हमें भी उसी प्रकार से मेंटेनेंस के एप्लीकेशन को हर एक पॉसिबल वे से जो हमारे पास एविडेंसेस है, जो सच्चाई है, उसे दाखिल करके हमें फाइल करना चाहिए. नेक्स्ट थिंग, सबमिट ऑल एविडेंसेस एंड फाइट ऑन मेरिट्स. लास्टली, जब आप ये सब चीज़ें एग्जॉस्ट कर लेते हो, अगर इसमें से कोई भी चीज़ नहीं चली और आपको इस केस को आगे बढ़ के फाइट करना है तो हमेशा सारे एविडेंसेस सबमिट करना चाहिए और केस को जल्द से जल्द मेरिट्स पे फाइट करना चाहिए, ताकि ये केस जल्द से जल्द ख़त्म होए और आप इस केस को अपने फेवर में विन कर पाओ. इसलिए आपको हमेशा केस मेरिट्स पे लड़ना है. दिस इज़ द फर्स्ट गोल्डन रूल. The second golden rule that I would talk about is, first, understand the complete flow of domestic violence case from filing till dismissal of the case and execution of orders in DV, which is domestic violence. इसका मतलब है कि आपको सबसे पहले, अगर आपके अगेंस्ट में कोई भी डोमेस्टिक वायलेंस केस फाइल होती है तो सबसे पहला काम आपको ये करना है कि एक डोमेस्टिक वायलेंस केस चलती कैसी है, मतलब फाइलिंग कैसी होती है, क्या क्या डॉक्यूमेंट सबमिट करना पड़ता है वाइफ को, और एंड तक के जहाँ पे डोमेस्टिक वायलेंस केस डिसमिस होती है वाइफ के फेवर में या आपके फेवर में, तो वो उसके बीच में जो भी स्टेप्स रहते, स्टेजेस रहते, जैसे फाइलिंग ऑफ डोमेस्टिक वायलेंस केस, उसके बाद में समन सर्व किया जाता है अपोजिट पार्टीज को, जैसे हस्बैंड है या हस्बैंड के
रिलेटिव्स है उनको, और उसके बाद में उनका पहला अपीयरेंस होता है। अपीयरेंस के बाद में इंटरिम एप्लीकेशन का सेम मांगा जाता है। उसके बाद सबसे पहले मेंटेनेंस एप्लीकेशन डिसाइड होती है। उसके लिए आपको इनकम एफिडेविट डालना बहुत ज़रूरी होता है। इनकम एफिडेविट के साथ में आपको सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स डालना चाहिए, जैसे कि आपके इनकम, आपके एक्सपेंसेस के साथ में आपको सारे डॉक्यूमेंट्स डालना चाहिए, कि जैसे आपका लोन्स अगर कोई चल रहा है, या आपका मेडिकल पॉलिसी कोई चल रही है, या आपका कोई अदर एक्सपेंसेस जो मैंडेटरी एक्सपेंस है वो दाखिल करना चाहिए। जनरली आपने बाकी एक्सपेंसेस नहीं बताना चाहिए। जैसे मान लीजिए कि आपने कोई केबल सब्सक्रिप्शन लिया है, तो ये मैंडेटरी नहीं होता है ना। दिस कैन नॉट बी कंसिडर्ड एज मैंडेटरी एक्सपेंस। आप इसको डिस्कार्ड कर सकते हो, क्योंकि ये देना ज़रूरी नहीं है। तो ध्यान रखिए कि ऐसे कोई भी एक्सपेंसेस फाइल मत कीजिए जो मैंडेटरी नहीं है। फोकस जो कि मैंडेटरी एक्सपेंसेस है, और आपके जो इनकम में से कितना पैसा उन मैंडेटरी एक्सपेंस के लिए जो ज़रूरी है, जैसे बच्चों का एजुकेशन या और कोई चीज़ जो आप कर रहे हो, तो वो सारी चीज़ें डालना ज़रूरी है। और इसके अलावा जब केस ख़त्म होती है तो मेंटेनेंस की ऑर्डर अगर वाइफ के फेवर में जाती है और आप मेंटेनेंस पे नहीं कर पाते हो किस कारणवश, जैसे आपकी जॉब चली गई या और कुछ हो गया, और उसके कारण आप मेंटेनेंस पे नहीं कर पाते हो, तो वाइफ एग्जीक्यूशन ऑफ ऑर्डर के लिए जा सकती है। और एग्जीक्यूशन ऑर्डर्स के परिणाम बहुत ख़राब होते हैं। जनरली वारंट्स भी निकल सकते हैं एक्सेप्शनल केसेस में। तो उनसे कैसे बचा जाए या उनको कैसे फाइट किया जाए, बचना एक बहुत ही गलत वर्ड है, बट उनसे कैसे फाइट किया जाए। बचना कब होता है? जब वाइफ गलत एग्जीक्यूशन फाइल करती है। मतलब फॉर एन एग्जांपल, अगर वाइफ को ऑलरेडी आपने पैसे पे कर दिए, लेकिन फिर भी वाइफ कोर्ट के पास जाती है और एग्जीक्यूशन एप्लीकेशन फाइल करती है कि मुझे पैसे नहीं मिले, तो ऐसे जो एप्लीकेशंस होते हैं इससे कैसे बचा जाए, इसे कैसे अवॉइड किया जाए। उसे अवॉइड करने के लिए आपको उस एग्जीक्यूशन एप्लीकेशन में अपीयर डेफिनेटली होना पड़ेगा, और आपको वो सारे प्रूफ्स डालना पड़ेगा जिससे आपके अगेंस्ट वारंट ना निकला जाए और ये एग्जीक्यूशन एप्लीकेशन वाइफ की डिसमिस हो जाए, जो कि फॉल्स है। तो ध्यान रखिए, एविडेंस जमा करना और उसे सबमिट करना सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो इसी में आपको डोमेस्टिक वायलेंस केस के बारे में बता दूं। डोमेस्टिक वायलेंस केस जो है ये क्वासी सिविल और क्वासी क्रिमिनल टाइप होती है। मतलब कि भले ही डोमेस्टिक वायलेंस केस का नेचर जो है, प्रोसीडिंग्स जो है, वो सारे के सारे क्रिमिनल प्रोसीजर कोड के हिसाब से चलती है, जो कि अप्लाई होती है सेक्शन 12, 18, 19, 20, 21, 22, 23 एंड 31 ऑफ डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट। मतलब कि इसमें जो प्रोसीजर है, समन्स, एविडेंस, ट्रायल, वारंट्स, एग्जीक्यूशन, ये सारी चीज़ें जो है ये क्रिमिनल प्रोसीजर कोड के हिसाब से चलती है। लेकिन अगर कोर्ट चाहे तो सेक्शन 28 ऑफ डीवी एक्ट के हिसाब से कोर्ट खुद अपनी प्रोसीजर बना सकते हैं, अगर उन्हें ये सही लगती है। अगर कोई प्रोसीजर डिफाइन नहीं की है तो वो प्रोसीजर कोर्ट खुद अपने हिसाब से बना सकते हैं, फॉर फास्ट एंड स्मूथर एग्जीक्यूशन विच इज ऑल्सो बेटर इन द इंटरेस्ट ऑफ जस्टिस। तो ये हो गया हमारा सेकंड गोल्डन रूल, जिसमें आपको कंप्लीट फ्लो पता करना है कि डोमेस्टिक वायलेंस केस चलती कैसी है। ये आप अपने लीगल एडवाइजर से भी पूछ सकते हैं, चैट जीपीटी इस्तेमाल कर सकते हैं, या खुद डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट भी पढ़ सकते हैं। इसमें आपको क्लियर इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। थर्ड गोल्डन रूल, जैसे एप्लीकेशन डिसमिसल के बारे में हमने बात किया था कि डीवी का एप्लीकेशन सबसे पहले हमने फोकस करना चाहिए कि जैसे ही डीवी एप्लीकेशन फाइल होती है हमेशा हमें फोकस करना चाहिए कि अगर वो डीवी एप्लीकेशन फॉल्स है, अगर हमने ऐसी कोई भी डोमेस्टिक वायलेंस वाली हरकत नहीं की है जिसके वजह से वाइफ को या डोमेस्टिक वायलेंस एप्लीकेशन फाइल करने की ज़रूरत पड़ी, अगर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है और वाइफ ने अगर झूठी डोमेस्टिक वायलेंस एप्लीकेशन फाइल की है, तो सबसे पहला काम यह है कि हम इस झूठी डोमेस्टिक वायलेंस एप्लीकेशन को हमें ऑब्जेक्ट करना चाहिए और यहाँ पे एप्लीकेशन फॉर डिसमिसल फाइल करना चाहिए। और ये एप्लीकेशन फॉर डिसमिसल मस्ट स्ट्रांगली स्पेसिफाई कि व्हाई द केस शुड बी डिसमिस, मतलब आपकी केस क्यों डिसमिस होना चाहिए।
ये बहुत स्ट्रांगली स्पेसिफाई करना चाहिए हमने हमारे एप्लीकेशन में। जैसे फॉर एन एग्जांपल हमें ऐसे ग्राउंड्स यूज़ करना चाहिए जो हमें लागू होते हैं, जैसे कि हमारे बीच में कोई डोमेस्टिक रिलेशनशिप ही नहीं है, जैसे पार्टीज़ के बीच में हस्बैंड और वाइफ या वाइफ और हस्बैंड के घर वाले, इनके बीच में कोई भी डोमेस्टिक रिलेशनशिप नहीं है, या कोई भी शेयर्ड हाउस होल्ड नहीं था, या कोई भी प्राइमा फेशी एविडेंस ऑफ डोमेस्टिक वायलेंस मिला ही नहीं है, जैसे मेडिकल सर्टिफिकेट, जैसे कुछ मारहानि हुई है जहाँ पे कुछ फोटोग्राफ्स वगैरह जो कि एविडेंस प्रूफ वाइफ सबमिट करती है, लेकिन ऐसा कुछ हुआ ही नहीं है, तो इसकी वजह से प्राइमा फेशी एविडेंस होता ही नहीं है। तो ऐसा कुछ नहीं हुआ है तो ये ग्राउंड हम ले सकते हैं। या अगर कोई प्रीवियस डीवी केस है जो सेम आधार पर ऑलरेडी क्लोज हो चुकी है सेम पार्टीज के बीच में और सेम एलिगेशंस के, और वाइफ ने दोबारा उसी एलिगेशंस को लेके उन्होंने दूसरी केस फाइल कर दिया, ऐसे समय में हम लोग यहाँ पे ये ग्राउंड्स यूज़ कर सकते हैं। या अगर कोई सेटलमेंट हो चुकी है जैसे नेशनल लोक अदालत के द्वारा, जहाँ पे वाइफ ने इसको हाइड किया है कि ऑलरेडी सेटलमेंट हो चुकी है, तो दोबारा उसी ग्राउंड्स पर वाइफ वापस से डीवी एप्लीकेशन फाइल नहीं कर सकती है, तो ऐसे समय में हम लोग इस ग्राउंड को यूज़ कर सकते हैं। दूसरे ग्राउंड्स है कि अगर वाइफ अर्निंग कर रही है और उसने अपनी इनकम छुपाई है और बताया है कि वो इकोनॉमिक अब्यूज़ उसके ऊपर हुआ है, मतलब शी डज नॉट फॉल्स इनटू एम्बिट ऑफ इकोनॉमिक अब्यूज़, तो अगर सेक्शन 3A के हिसाब से अगर इकोनॉमिक अब्यूज़ भी नहीं आती है और वो मेंटेनेंस फॉल्स मेंटेनेंस क्लेम कर रही है, तो उस समय हम ये ग्राउंड लेके हम वहाँ पे सफिशिएंट एविडेंस डाल के वहाँ पे हम लोग डिसमिसल के लिए एप्लीकेशन फाइल कर सकते हैं। रेस जुडिकाटा प्रिंसिपल्स, अगर मान लीजिए सेम आधार पर सेम एविडेंस है, सेम एलिगेशंस पे अगर ऑलरेडी कोई केस सेटल हो चुकी है और उसी सेटल केस के प्रिंसिपल्स पे अगर दोबारा वाइफ वही केस फाइल करती है तो उसे रेस जुडिकाटा कहा जाता है, और रेस जुडिकाटा के हिसाब से हम लोग ये केस डिसमिस करने के लिए एप्लीकेशन फाइल कर सकते हैं। ये बहुत स्ट्रॉन्ग ग्राउंड है जो हम यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट ग्राउंड इज टाइम बार्ड, मतलब मान लीजिए कि वाइफ और हस्बैंड सेपरेट हो चुके हैं, 6 साल हो चुका है, 6 साल के बाद में अगर वाइफ डोमेस्टिक वायलेंस एप्लीकेशन फाइल करती है तो हमें ये एक बहुत स्ट्रॉन्ग ग्राउंड होता है कि 6 साल तक के वाइफ ने कुछ नहीं किया और अचानक अभी कोई रीज़न ना होते हुए वाइफ ने डोमेस्टिक वायलेंस एप्लीकेशन फाइल कर दी। तो हर एक डोमेस्टिक वायलेंस केस या कोई भी क्रिमिनल केस पकड़ लीजिए, उसके लिए एक पर्टिकुलर टाइम होता है, जैसे 1 साल अगर सीरियस एलिगेशंस नहीं है तो, और 3 साल अगर बहुत सीरियस एलिगेशंस है तो अगर ऐसे कोई सीरियस एलिगेशंस है तो मैक्सिमम 3 साल के लिए वेटिंग पीरियड है, और 3 साल के अंदर अगर नहीं होता है, जैसे इसके चांसेस तो बहुत कम रहते हैं, लेकिन अगर ग्राउंड सही तरीके से एक्सप्लेन किया जाए कि 6 साल तक के वाइफ ने कुछ नहीं किया और आज अचानक उसके पर्सनल रीज़न और वेंडेटा या पर्सनल इंटरेस्ट और डिसीविंग नेचर की वजह से आज 6 साल के बाद में इसने अपने सेल्फिश नीड्स के लिए डीवी एप्लीकेशन फाइल की है, तो उसे हमें प्रॉपर्ली एक्सप्लेन कर लिया जाए करना चाहिए। नेक्स्ट ग्राउंड इज नो जुरिस्डिक्शन, अगर मान लीजिए जुरिस्डिक्शन में अगर ये डीवी एप्लीकेशन नहीं बैठती, अगर मान लीजिए कोई कोर्ट है जहाँ पे ना वाइफ कभी रहती थी वो जुरिस्डिक्शन में, वो प्लेस में ना कभी हस्बैंड रहता था, ना कभी शादी के बाद में ये था, कोई भी संबंध नहीं है, जैसे वाइफ मान लीजिए कि दिल्ली से है और हस्बैंड मान लीजिए मुंबई से है, और वाइफ ने केस फाइल किया कर्नाटक में जहाँ पे वाइफ ना रहती है ना हस्बैंड रहता है ना कोई ताल्लुकात नहीं है, तो ऐसे समय पे जुरिस्डिक्शन का हम लोग स्ट्रॉन्ग ऑब्जेक्शन ले सकते हैं, ग्राउंड्स ले सकते हैं, और उसके द्वारा हम लोग डीवी एप्लीकेशन हम लोग डिसमिस कर सकते हैं। सपरेशन ऑफ पेंडिंग और क्लोज कनेक्टेड केसेस, माफ़ कीजिए सपरेशन का स्पेलिंग यहाँ पे रॉन्ग है, बट कहना ये है कि अगर वाइफ कोई भी क्लोज या कनेक्टेड या पेंडिंग केसेस जो इसी डीवी एप्लीकेशन से रिलेटेड है अगर वो छुपाती है तो उस ग्राउंड को लेके भी हम लोग डिसमिसल के लिए जा सकते हैं कि ऑलरेडी पेंडिंग एडजुडिकेशन है, पेंडिंग केसेस है जिसमें कुछ ऑर्डर्स हो चुकी है और वापस से उसी आधार पर
जहाँ पे वाइफ हार चुकी है, जहाँ पे वाइफ के अगेंस्ट ऑर्डर हुई है, तो नया कुछ तो एप्लीकेशन डाल के वाइफ फिर से डीवी में वही ऑर्डर के लिए हमें चैलेंज कर रही है, तो ऐसे सप्रेशन ऑफ फैक्ट्स अगर वाइफ करती है तो उसके अगेंस्ट हम लोग ऑब्जेक्शन ले सकते हैं। या नॉन कंप्लायंस विद सेक्शन 12 रिक्वायरमेंट्स, मतलब जैसे मान लीजिए कि कोई एफिडेविट जो ज़रूरी होता है सेक्शन 12 के हिसाब से वो फाइल नहीं किया है, या डोमेस्टिक वायलेंस डोमेस्टिक इंसिडेंट रिपोर्ट DIR ये बहुत ज़रूरी होता है। जैसे जब भी कोई डोमेस्टिक वायलेंस केस फाइल होती है वाइफ के द्वारा, तो हमेशा एक प्रोटेक्शन ऑफिसर असाइन होता है डोमेस्टिक वायलेंस केस के लिए, वो होना चाहिए। अगर नहीं होता है तो हम एक एप्लीकेशन डाल के कोर्ट से रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि डोमेस्टिक वायलेंस का डोमेस्टिक इंसिडेंट रिपोर्ट ये डेफिनेटली फाइल की जाए और तभी इस मैटर को प्रोसीड किया जाए। क्योंकि बहुत सी बार ऐसा होता है कि डोमेस्टिक इंसिडेंट रिपोर्ट भले ही मैंडेटरी है लेकिन कभी ये फाइल होती नहीं है। डोमेस्टिक इंसिडेंट रिपोर्ट में जो प्रोटेक्शन ऑफिसर होता है वो वाइफ के घर पे जाता है, जो अभी करंट प्लेस ऑफ लिविंग है वहाँ पे जाता है, वो सारी इंक्वायरी करता है कि उनका रहना खाना पीना कैसा है, वो कैसे चीज़ों में रह रही है, उनकी इनकम क्या है, उनके एक्सपेंसेस क्या है, और उसकी पूरी डिटेल रिपोर्ट बनाता है जिसे डोमेस्टिक इंसिडेंट रिपोर्ट कहते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट रिपोर्ट होती है और 90% ऑफ द टाइम अगर ये रिपोर्ट फाइल हो चुकी है तो उसके बेसिस पे आप डोमेस्टिक वायलेंस केस ईजिली आप क्वैश कर सकते हो और उसे डिसमिस कर सकते हो। तो ये होना बहुत ज़रूरी है। लास्ट ग्राउंड है कि अगर मेडिकल रिपोर्ट्स फाइल की गई है, कोई केस अगर फाइल किया और वो कॉन्ट्राडिक्टरी होते हैं, आप वाइफ ने जो क्लेम्स किए डीवी केस में उसके अगेंस्ट होते हैं। जैसे फॉर एन एग्जांपल अगर वाइफ ने बताया कि उनके ऊपर चाकू से हमला हुआ है और मेडिकल रिपोर्ट्स बताते हैं कि चाकू जो लगा था वो सेल्फ इंसर्जन थे, मतलब वाइफ ने खुद ने अपने हाथ से किए हुए जख्म थे, तो ऐसे अगर कॉन्ट्राडिक्टरी क्लेम्स मालूम होते हैं तो ये भी बहुत स्ट्रॉन्ग ग्राउंड होते हैं डीवी केस के लिए। तो हमेशा याद रखिए ऑब्जेक्शन और एप्लीकेशन टू डिसमिसल हमेशा सबसे पहले फाइल होना चाहिए जैसे ही हमें डीवी एप्लीकेशन का या डीवी केस का पता चलता है या समझ आता है। और अगर ये केस एप्लीकेशन अगर डिसमिस होती है लोअर कोर्ट में, जैसे JMFC कोर्ट में अगर डिसमिस होती है तो इसके अगेंस्ट स्ट्रॉन्ग अपील फाइल की जा सकती है अंडर सेक्शन 29 ऑफ डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट, और ये फाइल होती है सेशंस कोर्ट में। जो प्रॉपर कंसिडरेशन अगर नहीं हुए इस ऑर्डर में तो हमें इसे सारे प्रूफ एविडेंसेस और ऑर्डर और एप्लीकेशन के साथ में इसको फाइल करना चाहिए, अपील में जाना चाहिए। This is the third golden rule. The fourth golden rule that I want to talk about is एक दूसरा पर्याय एप्लीकेशन फॉर डिसमिसल के अलावा भी और एक चीज़ है जो आप कर सकते हो, दैट इज़ क्वेशिंग पिटिशन। तो आपने क्वेशिंग पिटिशन फाइल करना चाहिए अंडर सेक्शन 482 ऑफ CRPC या फिर जो अभी नए सेक्शन से सेक्शन 528 ऑफ BNSS एक्ट। हाई कोर्ट में जो भी आपके हाई कोर्ट में आप जो भी हाई कोर्ट के अंडर आते हो आपने वहाँ पे क्वेशिंग पिटिशन फाइल करना चाहिए। फॉर एग्जांपल अगर आप पकड़ लीजिए कि पुणे में आते हो तो पुणे में द कनेक्टिंग कोर्ट जो है वो है ऑनरेबल हाई कोर्ट ऑफ मुंबई। सो वहाँ पे आप क्वेशिंग पिटिशन फाइल कर सकते हैं ताकि इस पर्टिकुलर डीवी एप्लीकेशन को तुरंत क्वैश किया जाए, क्योंकि ये आगे चलने के पहले ही इसको हम लोग स्टॉप कर दिया जाता है। बहुत सी बार ये पिटिशंस जो रहते हैं ये फॉल्स होते हैं, तो आगे अगर ये पिटिशन 4-5 साल अगर चल गया तो इसमें काफ़ी दिक्कतें हो सकती है हस्बैंड या हस्बैंड की फैमिली को एक रॉन्ग पिटिशन कंटेस्ट करने के लिए। तो इसके ग्राउंड्स क्या है वो क्विकली देख लेते हैं हम लोग। तो ग्राउंड्स यूज्ड इन क्वैशिंग इफ इट फिट्स, मतलब अगर आपके केस में ये फिट बैठते हैं तो आप ये ग्राउंड्स ले सकते हैं। जैसे फॉर एन एग्जांपल नो डोमेस्टिक रिलेशनशिप और शेयर हाउस होल्ड। अगर डोमेस्टिक रिलेशनशिप ही नहीं है पार्टीज के बीच में, वाइफ और हस्बैंड के बीच में या वाइफ या हस्बैंड के फैमिली मेम्बर्स के बीच में, तो आप इस ग्राउंड को यूज़ कर सकते हैं पिटिशन को क्वैश करने के लिए। कोई प्राइमा फेसी एविडेंस नहीं है, नो प्राइमा फेसी एविडेंस फाउंड,
तो ये भी ग्राउंड आप ले सकते हैं। केस इज अब्यूज ऑफ प्रोसेस, मतलब केस जो डाले है उसमें कोई भी प्रूफ्स नहीं है, कोई भी डेट्स नहीं है, कोई भी इंसिडेंट्स प्रॉपर्ली मेंशन नहीं किया है, और बस एक वेग एलिगेशंस अगर दिया है तो ऐसे केस को भी आप अब्यूज ऑफ प्रोसेस करके आप इसको स्ट्रॉन्ग ग्राउंड अपने इसमें ऐड कर सकते हैं। या इनऑर्डिनेट डीले या अनएक्सप्लेन डीले, जैसे हमने पिछली बार डिस्कस किया था कि 6 साल के बाद में अगर वाइफ फाइल करती है तो वाइफ को एक्सप्लेन करना पड़ता है कि 6 साल तक के वो क्यों रुके, राइट। तो ये भी एक स्ट्रॉन्ग ग्राउंड बनता है। नेक्स्ट ग्राउंड इज सप्रेशन ऑफ मटेरियल फैक्ट्स। अगर वाइफ बताती है कि वो इनकम कर रहे हैं और उन्होंने इनकम एफिडेविट में लिखा है कि वो इनकम नहीं कर रहे हैं, और डोमेस्टिक वायलेंस अगर प्रूव होता है कि यहाँ पे इकोनॉमिक अब्यूज़ हुआ है, बाकी कोई भी मटेरियल फैक्ट्स दिखता नहीं है, लेकिन इकोनॉमिक अब्यूज़ की वजह से अगर केस चलती है तो आप इसको क्वेश्चन के लिए जा सकते हैं कि इकोनॉमिक अब्यूज़ इज़ नॉट अ मटेरियल फैक्ट बिकॉज वाइफ वाज अर्निंग एट द टाइम ऑफ फाइलिंग ऑफ पिटिशन, मतलब जब भी वो पिटिशन फाइल किया था तब वो अर्निंग थे, तो इसलिए इकोनॉमिक अब्यूज़ कंसिडर नहीं कर सकते। और अगर लोअर कोर्ट में इसने कंसिडर किया है तो वो एक एरर ऑर्डर रहेगी। तो ऐसे हिसाब से हम लोग ये ग्राउंड को भी ले सकते हैं। कॉन्ट्राडिक्टरी प्रोसीडिंग्स, अगर मान लीजिए कि अगर कोई वाइफ किसी और प्रोसीडिंग्स में कुछ अलग फैक्ट्स बोलते हैं और उसके अपोजिट फैक्ट्स अगर डीवी में लिखे जाते हैं तो उसका सहारा लेके, उसके एविडेंस लेके हम लोग यहाँ पे क्वेश्चन के लिए जा सकते हैं। DIR डज नॉट सपोर्ट्स द केस, हम लोगों ने इसके बारे में बात किया कि डोमेस्टिक इंसिडेंट रिपोर्ट DIR जिसे कहते हैं, अगर DIR में दिखता है कि वाइफ इज अर्निंग, वाइफ हैज़ हाउस, वाइफ इज लिविंग इन एडल्टरी, वाइफ इज विलिंगली लिविंग सेपरेट, वाइफ इज नॉट अ डोमेस्टिक वायलेंस इज नॉट सब्जेक्टेड टू डोमेस्टिक वायलेंस, उनके ऊपर डोमेस्टिक वायलेंस हुआ ही नहीं है, अगर ऐसा DIR रिपोर्ट में आता है तो हम तुरंत क्वेश्चन पिटिशन में इसको यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद एक और ग्राउंड है कि मान लीजिए अगर एलिगेशंस में वाइफ ने जो डोमेस्टिक वायलेंस केस में डाला है वो प्योरली सिविल डिस्प्यूट है, कोई क्रिमिनल ऑफेंस नहीं हुआ है। जैसे मान लीजिए कि वाइफ अगर कोई भी छोटे छोटे रीजंस को लेके अगर हस्बैंड के अगेंस्ट केस डालती है डोमेस्टिक वायलेंस के, और वो जो एलिगेशंस डोमेस्टिक वायलेंस केस में डालते हैं वो सिविल नेचर के है, क्रिमिनल नेचर के नहीं है, और सिर्फ क्रिमिनल नेचर का कलर देने के लिए या उसे क्रिमिनल केस बनाने के लिए सिर्फ DV फाइल की है, तो हम इसका ग्राउंड ले सकते हैं कि ये प्योरली सिविल डिस्प्यूट है और इसे डोमेस्टिक वायलेंस के हिसाब से ट्रीट ना किया जाए, क्योंकि डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट जो है ये सिर्फ डोमेस्टिक वायलेंस जो वुमन के अगेंस्ट होता है सिर्फ उसी के लिए बनाया गया है। सो द प्राइमरी एम ऑफ दिस एक्ट, मतलब इस एक्ट का प्राइमरी एम यही है कि अगर कोई वुमन डोमेस्टिक वायलेंस को सब्जेक्टेड होती है, अगर किसी वुमन के ऊपर अगर डोमेस्टिक वायलेंस होता है तो ही वह वुमन इस एक्ट को यूज करके केस फाइल कर सकती है। नेक्स्ट ग्राउंड है नो जुरिस्डिक्शन। इसके बारे में भी हम बात कर चुके हैं कि अगर वाइफ दिल्ली में रहती है, हस्बैंड पुणे में रहता है या मुंबई में रहता है और वाइफ केस फाइल करती है कर्नाटक में, जहाँ पे किसी दूर दूर तक ना हस्बैंड का ना वाइफ का किसी का भी संबंध नहीं है और लास्ट नोन एड्रेसेस नहीं है, तो यहाँ पे जुरिस्डिक्शन के बेस का ग्राउंड लेके हम लोग इस पिटिशन को क्वैश कर सकते हैं। डिफेक्टिव एप्लीकेशन और एप्लीकेंट्स, जैसे मान लीजिए कि अगर वाइफ अपने कोई भी सन या डॉटर को, माइनर जो है उसको अगर ऐड करते हैं और वो डोमेस्टिक वायलेंस के एप्लीकेशन के एप्लीकेंट्स नहीं बनते हैं, तो आप वापस से क्वेश्चन पिटिशन में ये मेंशन कर सकते हैं कि एज पर डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट माइनर son or daughter cannot be a party of this particular DV application. So इस हिसाब से ऐसा बहुत रेयर केसेस होता है बट होता है, तो आपको हमेशा ये ध्यान रखना है कि जो भी प्रूफ्स, जो भी एविडेंसेस आपको दिखते हैं केसेस में, केस को बहुत अच्छी तरह पढ़िए, हर एक लैकुनाज, हर एक एरर उस केस में से निकालिए, गलतियाँ निकालिए और उससे रेलेवेंट सेक्शंस आप देखिए,
आपके जो एडवोकेट्स रहेंगे वो डेफिनेटली, आपके लीगल एडवाइज़र आपको हमेशा सही जानकारी देंगे, और आपका हक बनता है अगर आप लीगल एडवाइज़र को फीस देते हो तो सारे क्वेश्चंस आपने उनसे पूछना चाहिए, और उनके एडवाइस के बिना आपने कोई भी कदम लेना नहीं चाहिए। नेक्स्ट थिंग इज चैलेंज द ऑर्डर अगर डीवी इज नॉट क्वेश्चड बाय द ऑनरेबल हाई कोर्ट। आप सुप्रीम कोर्ट में इस ऑर्डर को चैलेंज कर सकते हैं अगर क्वेश्चनिंग नहीं हुआ तो। अगर आपके पास रेलेवेंट ग्राउंड है कि हाई कोर्ट ने कुछ ग्राउंड्स कंसिडर नहीं किए एंड द ऑर्डर हैज़ बीन एरर्ड आउट, यू कैन गो टू सुप्रीम कोर्ट। ये है हमारा फोर्थ गोल्डन रूल। नाउ लेट्स मूव टू फिफ्थ गोल्डन रूल, परजुरी। दोस्तों परजुरी ये होता है कि अगर मान लीजिए वाइफ एफिडेविट पे झूठ बोलती है और उसने जो झूठ बोला है उसके पास, उसके झूठ के लिए आपके पास में एविडेंस है, डॉक्यूमेंटरी प्रूफ है कि वाइफ ने झूठ बोला है। जैसे वाइफ ने बताया कि मैं जॉब नहीं करती हूँ और वाइफ जॉब करती है। जैसे वाइफ ने बताया कि मुझे हस्बैंड ने खुद मार मार कर घर के बाहर निकाल दिया, लेकिन मान लीजिए हस्बैंड उस टाइम पे उस जगह पे था ही नहीं। या मान लीजिए कि वाइफ बताती है कि हस्बैंड के जो फैमिली मेम्बर्स हैं उन्होंने बहुत क्रिमिनल एक्टिविटीज़ और डोमेस्टिक वायलेंस एक्टिविटीज़ किया और वाइफ के अगेंस्ट में बहुत तकलीफ दिया, और उस समय अगर मान लीजिए कि कोई हस्बैंड के कोई भी रिलेटिव वाइफ के साथ डोमेस्टिक रिलेशनशिप में थे ही नहीं, ऐसे अगर प्रूफ्स मिलते हैं तो आप परजुरी केस वाइफ के अगेंस्ट फाइल कर सकते हैं, और जिसकी सज़ा ऑलमोस्ट 7 साल तक के है। तो देखिए परजुरी केस जो है ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट टाइप ऑफ केस है। इसे तभी इस्तेमाल कीजिए जब आपके पास सारे डॉक्यूमेंटरी एविडेंस है कि वाइफ ने एफिडेविट पे जो बोला है वो झूठ है। और परजुरी केस फाइल करने के पहले हमेशा याद रखिए कि डोमेस्टिक वायलेंस केस में अगर जहाँ पे परजुरी होती है वहाँ पे आपकी एविडेंस पहले रिकॉर्ड पे होना बहुत ज़रूरी है। मतलब अगर डोमेस्टिक वायलेंस केस में परजुरी हुई है तो आपको सबसे पहले ये सारे एविडेंसेस आपको रिकॉर्ड पे लाने हैं विद द लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स एंड परमिशन फ्रॉम द कोर्ट। वंस यू फाइल ऑल द डॉक्यूमेंट्स, मतलब जब आप सारे डॉक्यूमेंट्स फाइल कर दोगे डोमेस्टिक वायलेंस के केस में, फिर उसकी सर्टिफाइड कॉपी लेके आप एक परजुरी की केस अपने वाइफ के अगेंस्ट फाइल कर सकते हैं। एंड परजुरी इज ट्रीटेड वेरी सीरियसली बाय एवरी कोर्ट, सो मेक श्योर दैट यू हैव ऑल द नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स बिफोर यू फाइलिंग द परजुरी केस, एंड दोज डॉक्यूमेंट्स आर supposed to be filed in the DV case before filing any perjury case. The next and final golden rule that I want to talk about is fight on merits and win the case. अगर आप merits पे fights करते हो बिना टाइम वेस्ट किए, बिना डेट्स वेस्ट किए, तो कोर्ट भी आपको सपोर्ट करता है और आपके केस जीतने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। अगर ये जो डीवी केस है ये फॉल्स है तो उसके लिए आपको क्या करना है, आपको सारे एविडेंसेस कलेक्ट करना है और सारे एविडेंसेस प्रॉपर्ली सबमिट करना है। अगर आपके पास कोई इलेक्ट्रॉनिक एविडेंसेस है जैसे व्हाट्सएप चैट, ऑडियो, वीडियोस, पिक्चर्स या इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट्स, तो आपको इसे इलेक्ट्रॉनिक सपोर्टिंग एफिडेविट जो सेक्शन 63 सबसेक्शन 4 ऑफ भारतीय साक्ष्य अधिनियम के हिसाब से बनाते हैं, सर्टिफिकेट बना के आप इसको इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस के साथ में सबमिट कर सकते हो। और आपको ये प्रूफ करना है कि वाइफ ने विलिंगली आपका घर छोड़ा है, मतलब वाइफ इज विलिंगली लिविंग सेपरेट फ्रॉम यू। अगर आप ये प्रूव करते हो तो आप एग्जिस्टिंग मेंटेनेंस ऑर्डर अगर हो भी गई है तो भी आप उसे चैलेंज कर सकते हो। सेक्शन 25 सबसेक्शन 2 ऑफ डीवी एक्ट जो बताता है कि हम एक नई एप्लीकेशन फाइल कर सकते हैं जो एग्जिस्टिंग मेंटेनेंस ऑर्डर है उसको खारिज करने के लिए, उसको मॉडिफाई करने के लिए, उसको अल्टर करने के लिए, अगर वाइफ विलिंगली सेपरेट रह रही है विदाउट एनी सफिशिएंट रीजन। और ये कंडीशंस दिया है सेक्शन 125 सबसेक्शन 4 ऑफ सीआरपीसी, या कि नया कायदा सेक्शन 143 सबसेक्शन 4 ऑफ बीएनएसएस, जो कि लागू होता है सीआरपीसी रूल्स के हिसाब से डीवी के एक्ट को। नेक्स्ट थिंग, आपको ईगल आई बहुत ही चातुर्य से फोकस करके आपको
क्रॉस एग्जामिनेशन के क्वेश्चन तैयार करना ज़रूरी है। क्रॉस एग्जाम के क्वेश्चन तो आपके एडवोकेट तैयार करेंगे, बट आपको हर एक इन्फॉर्मेशन आपको आपके एडवोकेट को देना है, जहाँ पे आपको पता चले कि वाइफ ने कहीं अगर कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट्स दिया है कि एक एप्लीकेशन में बताया कि वो वहाँ पे प्रेजेंट थे, दूसरे एप्लीकेशन में बोलते वहाँ पे प्रेजेंट नहीं थे, तो ऐसे कॉन्ट्राडिक्शंस जो होते हैं ये हमेशा पकड़ना चाहिए, लिखना चाहिए और ये एडवोकेट्स को बताना चाहिए, जो भी आपके एडवोकेट है उनको। सप्रेशन ऑफ फैक्ट्स, जैसे अगर वाइफ कोई चीज़ें छुपाती है और उसका आपके पास प्रूफ है, तो ऐसे सप्रेशन ऑफ फैक्ट्स भी क्रॉस एग्जामिनेशन के क्वेश्चंस में पूछे जाने चाहिए। परजुरी, जिसके बारे में हमने बात किया अभी, अगर परजुरी करते हैं तो परजुरी के रिलेटेड क्वेश्चंस भी डालना चाहिए। अगर वाइफ क्रूअल्टी करती है तो हमें वाइफ की क्रूअल्टी हुई है, वाइफ ने हमारे ऊपर क्रूअल्टी किया है, ये भी बताना ज़रूरी है। वाइफ की क्रेडिबिलिटी इससे शेक होती है, मतलब वाइफ जिस हिसाब से आती है कि लाचार वाइफ के हिसाब से जो डोमेस्टिक वायलेंस को सब्जेक्ट हुई है, ऐसा करके अगर वो डोमेस्टिक वायलेंस केस फाइल करती है और जब क्रॉस एग्जामिनेशन में ऐसा पता चलता है कि आपके क्वेश्चन से कि वाइफ के साथ ऐसा कुछ हुआ ही नहीं है, तो वाइफ की क्रेडिबिलिटी डेफिनेटली यहाँ पे शेक होती है और डिसीजन आपके फेवर में हो सकता है। उसी तरफ से वाइफ से विटनेसेस जो है उनको भी सही तरीके से क्रॉस एग्जामिन करना चाहिए, जाना चाहिए, क्योंकि ये सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है जब क्रॉस एग्जामिनेशन ली जाती है डीवी केस में। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, स्ट्रॉन्ग आर्गूमेंट्स केस लॉ के साथ में, जो भी रेलेवेंट केस लॉज है वो हमें फाइल करना चाहिए आर्गूमेंट्स के साथ में। रेफरेंस्ड मैक्सिम्स जो होते हैं, जो इसके लिए यूज़ होते हैं, वो हमने यूज़ करना चाहिए। जो भी फैक्ट्स होते हैं, जो एविडेंस के साथ हम सपोर्टिव एविडेंस के साथ दाखिल करते हैं, उसे भी हमने यूज़ करना चाहिए और ऐसे स्ट्रॉन्ग आर्गूमेंट बना के हम लोग ये केस जीत सकते हैं। सो दोस्तों, डीवी एप्लीकेशन कोई भी अभी के टाइम पे ऐसा कुछ नहीं है कि डीवी एप्लीकेशन अगर केस आपके अगेंस्ट फाइल होती है, अगर फॉल्स भी हुई तो आपको डरना नहीं है, इसे सही तरीके से फाइट करना चाहिए। आप जो गोल्डन रूल्स मैंने बताए हैं आप उनको फॉलो कर सकते हो, और ये कोई लीगल एडवाइस नहीं है, दिस इज़ जस्ट अ लीगल अवेयरनेस जो आप यूज़ कर सकते हो अपने बेसिस पे। यहाँ कोई लीगल एडवाइस दी नहीं जाती है। हर एक केस डिफरेंट होती है, हर एक केस के एविडेंसेस और फैक्ट्स अलग होते हैं। ये सारे चीज़ों का कंसोलिडेशन करके जो आप यूज़ कर सकते हो, दैट इज़ बिन गिवन एज लीगल अवेयरनेस। सो स्टे इन्फॉर्म, स्टे प्रोटेक्टेड। लास्टली, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो आप इसे लाइक कर सकते हैं, आप इसे शेयर कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं, आप आपके कमेंट्स भेज सकते हैं इसमें। अगर आपको लगता है कि कोई और टॉपिक पे वीडियो बन सकता है जिससे आपको या बाकी और लोगों को भी हेल्प मिल सकती है, तो आप बेशक इसमें कमेंट्स कर सकते हैं, आपका फीडबैक शेयर कर सकते हैं एंड आपके इम्पॉर्टेंट वैल्यूएबल कमेंट्स डेफिनेटली हमको हेल्प करेंगे इस चैनल को और अच्छी तरह बनाने के लिए। Lastly, thank you so much.